एक दिन 3 बदमाशों ने मुझे पकड़ लिया, बेरहमी से पीटा और मुझे बुरी तरह से लूट लिया। मैं पूरी तरह से थका हुआ था, हर चोट को बिना कोई विरोध किए झेल रहा था। अंत में मैंने भागने का फैसला किया, लेकिन फिर उन बदमाशों में से एक ने मेरी माँ का अपमान किया या कहते हुए कि जाओ अपनी माँ के पास जाओ और उसे तुम्हें डांटने दो, तुम भी अपनी माँ की तरह बेकार हो। ये सुनकर मेरे अंदर का गुस्सा भड़क उठा। मैं उस बदमाश पर झपटा एक ऐसी लात मारी जिससे उसके दांत टूट गए। फिर मैं बाकी लोगों की ओर मुड़ा और आसानी से उन्हें नीचे गिरा दिया। मैं आगे वार करने के लिए हाथ उठाता, लेकिन मेरी माँ आ गई और मुझे रोकते हुए बोली, बस बहुत हुआ। माँ ने तुमसे कहा था कि शक्ति कमजोरों की रक्षा के लिए होती है, दूसरों पर हमला करने के लिए नहीं। मैंने समझाने की कोशिश की कि वे पहले हमलावर थे, लेकिन माँ ने मेरी बात अनसुनी कर दी और मुझे तुरंत घर ले गई। घर में माँ ने मुझे नैतिकता पर प्रवचन देना शुरू कर दिया, कहते हुए कि बेटा, शक्ति एक दोधारी तलवार है, ये तुम्हारे जीवन को बेहतर या बदतर बना सकती है। जब मैंने तुम्हें जन्म दिया तो मैंने तुम्हें इस पवित्र स्थान पर इसलिए लाया ताकि तुम्हें शक्ति का अच्छा पक्ष सिखा सकूं। लेकिन अगर तुम गुस्से पर काबू नहीं रखते, जैसा कि आज तुमने किया, और किसी भी बदमाश पर हमला करते हो, तो तुम भी एक बुरे व्यक्ति के सिवा कुछ नहीं रहोगे। इसी कारण जिन आज तुम हार गए। मैंने अपनी माँ को उलझन में देखा और कहा, लेकिन मैंने उन्हें हरा दिया। मैं कैसे हार गया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरी माँ ने जवाब दिया, तुम अपने गुस्से पर काबू पाने की लड़ाई हार गए हो। अगर तुम भविष्य में अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए तो तुम्हारा सारा प्रशिक्षण व्यर्थ हो जाएगा। अब उठो, हम बाहर जाकर अभ्यास करेंगे। मैं ये जानकर खुश हुआ कि हम वास्तव में अभ्यास करेंगे, इसलिए मैं अपनी माँ के साथ बाहर चला गया। माँ ने मुझे सिखाया कि शक्ति को नियंत्रित करने के लिए मुझे पहले युद्ध में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। उसके बाद माँ ने शक्तिशाली और अद्भुत युद्धाभ्यास का प्रदर्शन किया, जिसने मुझे पूरी तरह से विस्मित कर दिया। अभ्यास के बाद माँ ने कहा, अगर तुम गुस्से को नियंत्रित करने में सफल होते हो तो तुम किसी भी लड़ाई को नियंत्रित कर पाओगे, अपनी मंशा छिपा पाओगे और अपने प्रतिद्वंद्वी को आसानी से हरा पाओगे। फिर माँ ने मुझे अपनी एक रहस्यमयी तकनीक सिखाई जिसने मुझे पूरी तरह से हैरान कर दिया। हमने अभ्यास जारी रखा और मैंने क्रियाओं में अनुशासन और शांति सीखी। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। दिन के अंत में मैं और मेरी माँ रात के खाने के लिए घर लौट आए। हालांकि जब माँ खाना बना रही थी, हमने अचानक उन बच्चों के पिताओं में से एक की आवाज सुनी जिन्हें मैंने पीटा था। वो हमारे घर के बाहर खड़ा था और हमें गाली दे रहा था। माँ और मैं बाहर निकले। माँ ने उनसे पूछा कि वे क्या चाहते हैं और यहाँ क्यों हैं। गुस्से में आदमी ने जवाब दिया, आपका बेटा मेरे बेटे को पीटा, मुझे उसे अभी एक सबक सिखाना होगा ताकि वो शांत हो जाए। मैं लगभग अपना आपा खोने वाला था, लेकिन माँ ने मुझे शांत किया और कहा, वह सही कह रहा है जिन, तुम्हें उस आदमी के बेटे से माफी मांगनी चाहिए जो तुमने किया है। माफी? क्या आप मजाक कर रही हैं? मुझे उसका हाथ तोड़ देना चाहिए ताकि वो फिर कभी ऐसा न करे। लेकिन गलती उसकी नहीं है, ये मेरी गलती है, आपने उसे ठीक से नहीं पाला। ये सुनते ही मेरा गुस्सा फिर भड़क उठा और मैं उस आदमी पर झपट पड़ा। लेकिन उसने एक बोतल पकड़ ली, उसे तोड़ा और हमला करने की तैयारी की। मैंने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन अचानक मेरी माँ ने एक ही वार में उस आदमी को जमीन पर गिरा दिया। फिर माँ ने उसके बेटे को देखा और कहा कि वो अपने पिता को ले जाए। फिर मैं और माँ अंदर आ गए। हम साथ बैठे और माँ ने धीरे से मुझे सहलाया और कहा, मैंने देखा कि उस बूढ़े आदमी को मारने के बाद तुम कैसे मुस्कुराए। तुम्हें समझाती हूँ मैंने ऐसा कैसे किया। मैंने तुम्हारे हमलों को उसी आदमी के खिलाफ इस्तेमाल किया। मैंने उसे रोका और वो खुद गिर गया। फिर माँ ने आगे कहा, अब सो जाओ, तुम कल अभ्यास जारी रखोगे। मैं माँ की बातों से बहुत खुश हुआ और सहमत हो गया। लेकिन अचानक मेरी माँ घबराहट में जाग गई। माँ ने पर्दे की ओर देखा और जो उन्होंने देखा वह उन्हें स्तब्ध कर गया। ये एक पौराणिक राक्षस है, ये एक ऐसा राक्षस जो कज़मा कबीले का कट्टर दुश्मन है। वो हमें मारने आया है। तुरंत माँ मेरी ओर दौड़ी, मुझे गले लगा लिया और कहा, तुम्हें घर के अंदर रहना है और चाहे कुछ भी हो जाए बाहर नहीं निकलना है। और अगर माँ के साथ कुछ भी होता है तो तुम्हें अपनी नाना के पास जाकर वहाँ प्रशिक्षण लेना है। मुझे पूरी तरह से समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि हमारे घर पर एक भयानक खतरा मंडरा रहा है। माँ ने मुझे छोड़ दिया और राक्षस का सामना करने के लिए बाहर निकली। चांद की रोशनी मेवा भयानक लग रहा था। वह युद्ध के लिए तैयार था, माँ को खत्म करने के लिए तैयार था। युद्ध शुरू हो गया। माँ ने अपनी पूरी ताकत और कौशल का इस्तेमाल किया, लेकिन वो राक्षस का मुकाबला नहीं कर सकी। वो बहुत शक्तिशाली था, माँ को क्रूर वार दे रहा था। मैं दरवाजे के पीछे खड़ा हिल नहीं पा रहा था, माँ की दर्दनाक चीखों को सुन रहा था, क्योंकि राक्षस ने अपने निरंतर हमले जारी रखे। फिर उसने माँ को पकड़ लिया और गला घोंटना शुरू कर दिया, लगभग माँ को खत्म ही कर दिया। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं पूरी गति से राक्षस की ओर झपटा और उस पर हमला किया, लेकिन राक्षस बहुत शक्तिशाली था। मेरे हमले अप्रभावी थे, उसने माँ को छोड़ा भी नहीं। मैंने गुस्से में हमला जारी रखा, लेकिन राक्षस अधीर हो गया और मुझे इतनी जोर से मारा कि मैं उड़ गया। फिर उसने माँ को जमीन पर फेंक दिया और मुझे खत्म करने के लिए मेरी ओर बढ़ा, लेकिन मेरी माँ ने हार नहीं मानी। माँ फिर से उठी, अपनी बची हुई ताकत से राक्षस को मुझसे दूर धकेल दिया। घर युद्ध की ताकत से ढह गया। मेरी माँ जमीन पर गिर गई, जबकि राक्षस मेरी ओर बढ़ता रहा, मुझे मारने के लिए दृढ़ था।
घायल होने के बावजूद माँ तीसरी बार खड़ी हुई। माँ ने हार मानने से इनकार कर दिया और राक्षस की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं यहाँ हूँ। राक्षस माँ की चुनौती से नाराज होकर पूरी ताकत से माँ पर झपटा माँ को पूरी तरह से खत्म करने के लिए तैयार। लेकिन माँ ने एक रास्ता खोज लिया और एक विचार उनके मन में कौंध गया। माँ तेजी से हिल गई, राक्षस के हमले से बच गई और फिर आश्चर्यजनक रूप से पलटवार किया। ने उसके हाथ को पकड़ा और उसे कसकर पकड़ लिया। अंतिम क्षणों में माँ ने मेरे बारे में सोचा और फुसफुसाया, अपना ख्याल रखना। फिर माँ आग की लपटों में समा गईं। युद्ध समाप्त होने के बाद मैं मलबे से उठा ताश होकर माँ को खोज रहा था। उम्मीद कर रहा था कि माँ जीवित मिले या कम से कम कोई निशान मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी मुझे एहसास हुआ कि माँ हमेशा के लिए जा चुकी हैं। मैं दर्द में डूब गया, लेकिन वो सिर्फ दुख नहीं था, ये मेरे जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत थी, बदले का एक अध्याय। मैंने गहराई से कसम खाई कि मैं अपनी माँ के हत्यारे को कभी शांति से जीने नहीं दूंगा। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। त्रासदी के एक हफ्ते बाद मैं अपने नाना से मिलने मिशिमा कॉर्पोरेशन गया। सुरक्षा गार्ड मुझे लिफ्ट तक ले गया और ताना मारा, लड़के तीसरी बार है जब तुम मालिक से मिलने आए हो। तुम मुझे परेशान करते रहते हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें दंडित करने का समय आ गया है। लेकिन मैंने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं अपने नाना हाची से मिलूंगा, चाहे तुम मुझे कितना भी रोको। मुझे तुरंत उनसे मिलवाओ। नाना शब्द सुनकर सुरक्षा गार्ड एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर मुझे सबसे ऊपरी मंजिल तक ले गया जहां मेरे नाना इंतजार कर रहे थे। हालांकि बूढ़े आदमी ने मुझे पहचानने का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके बजाय वह हंसा और बोला, क्या लाया तुम्हें यहाँ निकम्मे लड़के? मैंने जवाब दिया, दर्द से भरी आवाज में, एक राक्षस ने जंगल में मुझ पर और मेरी माँ पर हमला किया। उसने माँ को मेरे सामने मार डाला और मैं उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सका। लेकिन मरने से पहले माँ की आखिरी इच्छा थी कि मैं तुम्हें ढूंढूं और तुमसे प्रशिक्षण मांगूं। इसलिए मैं माँ की इच्छा पूरी करने यहाँ आया हूँ। कहानी सुनने के बाद मेरे नाना ने मेरी दृढ़ता से प्रभावित होकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तब तक प्रशिक्षित करूंगा जब तक तुम उस राक्षस का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत न हो जाओ और अपनी माँ का बदला न ले लो। लेकिन तुम्हारी ताकत बहुत कम है, तुम्हें तुरंत लड़ना सीखना होगा। मैं झिझका में तैयार नहीं हूँ और मेरी माँ ने मुझे किसी से भी उलझने के लिए मना किया था। अचानक बूढ़े आदमी ने मुझ पर अप्रत्याशित रूप से हमला कर दिया और कहा, अच्छा, लड़ाई शुरू हो चुकी है, मुझे दिखाओ तुम्हारे पास क्या है। ये महसूस करते हुए कि मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था, मैंने चुनौती स्वीकार कर ली और तुरंत लड़ाई शुरू कर दी। मेरे नाना ने तब तक क्रूर प्रशिक्षण जारी रखा जब तक मैं पूरी तरह से थक नहीं गया और हिल भी नहीं सका। फिर मेरे नाना ने गंभीरता से कहा, तुम्हें मुझे यह साबित करना होगा कि तुम मिशिमा उपनाम के लायक हो और तुम उस राक्षस ओगरे को मारने में सक्षम हो। अंत में मैं उत्साहित था और आगे बढ़ा। अगले दिन मेरे नाना ने मुझे औपचारिक रूप से प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। मुझे एक डोजो ले गए जहां मुझे अपनी परीक्षाएं देनी थी। उन्होंने कहा, मैं भी जब तुम्हारी उम्र का था तब यही मेरे नाना द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। इससे पहले कि मैं शुरू करता, उन्होंने एक कुशल कारीगर से ये 2 स्तंभ डिजाइन करवाए। मुझे प्रशिक्षण पूरा करने के लिए उनमें से एक को तोड़ना पड़ा और निश्चित रूप से मैं सफल रहा। अब तुम्हारी बारी है जिन। उन्होंने स्तंभों की ओर इशारा किया और कहा, आज मैं तुम्हें वो सब सिखाऊंगा जो तुम्हें जानने की जरूरत है ताकि एक दिन तुम सामना कर सको और उस ओगरे को हरा सको। मैं अत्यधिक उत्साहित महसूस कर रहा था और तुरंत प्रशिक्षण शुरू कर दिया, लेकिन मेरे नाना ने कोई नरमी नहीं बरती। कठोर प्रशिक्षण जारी रहा। मुझे अपने नाना से अनगिनत लातें खानी पड़ी। हर गुजरते दिन के साथ मैं मजबूत और मजबूत होता गया। एक दिन मेरे नाना मुझे प्रशिक्षण उपकरण के पास ले गए और एक ही वार से उसे तोड़ दिया। फिर उन्होंने मुझे उसे तोड़ने का आदेश दिया, लेकिन मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं नहीं कर सका। हमारा प्रशिक्षण दिन रात जारी रहा। मुझे अपने नाना से एक के बाद एक लातें खानी पड़ी। हर दिन मैं और मजबूत होता गया। एक दिन मेरे नाना ने मेरे सामने एक पत्थर रखा और मुझे उसे तोड़ने का आदेश दिया। मैंने पूरी दृढ़ संकल्प के साथ पत्थर पर एक शक्तिशाली मुक्का मारा, लेकिन वो थोड़ा भी नहीं हिला। फिर मेरे नाना ने मेरे सामने पत्थरों का ढेर रखा और केवल एक मुक्के से उन्होंने उन सभी को पल भर में तोड़ दिया। ये तो बस शुरुआत है लड़के, मैं तुम्हारी पूरी क्षमता देखना चाहता हूँ। प्रशिक्षण कई हफ्तों तक जारी रहा, जब तक कि एक दिन मेरे नाना ने मुझे रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। हम एक महत्वपूर्ण मेहमान से मिलने वाले थे जिसके पास ओगरे के बारे में जानकारी थी, साथ ही एक मुखौटा पहनने वाले व्यक्ति के बारे में भी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो उसका स्थान बता सकता है। मैं बहुत उत्साहित था। हालांकि जब वो व्यक्ति आया तो उसने सौदेबाजी से ज्यादा कीमत मांगी। मेरे नाना ने तब मुझे आदेश दिया, ताकत का इस्तेमाल करके उससे छीन लो। मैंने शुरू में झिझका, लेकिन अंततः आदेश का पालन किया। हालांकि वह आदमी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने एक चाकू निकाला, मेरा मजाक उड़ाया मुझे कमजोर समझकर, लेकिन मैंने उसे मौका नहीं दिया। एक शक्तिशाली हमले के साथ मैंने चाकू उसके हाथ से छीन लिया और उसके हाथ को पूरी तरह से बेकार कर दिया। तभी मेरे नाना ने मुझे आदमी को खत्म करने का आदेश दिया। मैं एक पल के लिए झिझका, लेकिन अंततः आदेश का पालन किया और उसे नीचे गिरा दिया। मेरे नाना ने तब मुझे गंभीरता से देखा और कहा, महत्वपूर्ण क्षणों में झिझकने से तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। तुम्हें निर्णायक होना होगा और फिर कभी झिझकना नहीं होगा, अन्यथा परिणाम गंभीर होंगे।
यदि तुम दया दिखाते रहोगे तो तुम कभी भी ओगरे को नहीं हरा पाओगे। मैंने अपने सभी अनुभवों को याद किया और मेरे नाना की बातों की सच्चाई को महसूस किया। तब से मैंने उनके साथ अथक प्रशिक्षण लिया, एक पल भी नहीं रुके। मेरी ताकत बढ़ी, मेरा शरीर बदला और मैं और अधिक मजबूत और दृढ़ हो गया। अंत में 4 साल बाद मैंने अपने नाना को एक अंतिम लड़ाई के लिए चुनौती दी, जो मेरे प्रशिक्षण को पूरा करने से पहले मेरी अंतिम परीक्षा थी। मेरे नाना ने बिना झिझक के स्वीकार कर लिया और हम दोनों योद्धाओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। शुरुआत में मेरे नाना का पूरा दबदबा था, लेकिन अचानक मेरी आंखों में एक चमक आई और मेरी रहस्यमय शक्ति जागृत हुई। मैं पूरी तरह से नियंत्रण खो बैठा और अपनी परम तकनीक का इस्तेमाल किया। बस एक पल में मैंने अपने नाना पर हावी हो गया और अंततः अपना प्रशिक्षण पूरा किया। अंत में मेरे नाना ने मेरी ताकत को स्वीकार कर लिया और द किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट आयोजित करने का फैसला किया, एक प्रतियोगिता जो दुनिया भर के सबसे मजबूत सेनानियों को एक अविश्वसनीय पुरस्कार के लिए आकर्षित करेगी। बेशक ओगरे भी प्रतियोगियों में से एक होगा, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से युद्ध की ऊर्जा से आकर्षित होता है। अब पूरा घटनाक्रम मेरे इर्द गिर्द घूमता है, जो मेरे नाना का शक्तिशाली दाहिना हाथ बन गया है। प्रशिक्षण के पूरा होने के बाद मैं अखाड़े से बाहर निकला और मेरे सामने एक ईंट का ढेर देखा। मैंने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और उसे पूरी ताकत से मार दिया, उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। मेरा प्रशिक्षण समाप्त हो गया था। अब भव्यता की ओर बढ़ने का समय था। प्रशिक्षण समाप्त होने और द किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट के साथ मैं प्रतियोगिता स्थल के लिए एक उड़ान पर था। उड़ान के दौरान मैंने अपने पिता के बारे में ऑनलाइन जानकारी खोजने का फैसला किया, लेकिन जो मिला वो भयावह था। मुझे पता चला कि मेरे पिता और मेरे दादाजी ने पहले द किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट में लड़ाई लड़ी थी और वो लड़ाई मेरे पिता की मेरे दादाजी के हाथों मृत्यु के साथ समाप्त हुई थी। मैं इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए संघर्ष कर रहा था, बहुत बेचैन महसूस कर रहा था। जब मैं वहां पहुंचा तो एक लड़की ने मेरा स्वागत किया और उसने मुझे प्रतियोगिता स्थल तक ले जाने की व्यवस्था की, साथ ही अन्य प्रतिभागियों के साथ। मैंने अपने पुराने दोस्त से भी मुलाकात की और हमने सामान्य बातें शुरू कर दी। इसके बाद सभी को उस कार में बिठाया गया जो उन्हें युद्ध के मैदान तक ले जाएगी। पूरी यात्रा के दौरान मैंने अपने पिता और दादाजी के बीच एक पौराणिक लड़ाई का वीडियो देखा। मेरा दोस्त लड़ाई देखकर उत्साहित हो गया और उसने कहा यह एक क्लासिक लड़ाई थी। लेकिन हिहाची बिल्कुल भी रहमदिल नहीं था और उसने उस आदमी को बेरहमी से मार डाला। निश्चित रूप से हम दोनों को पता नहीं था कि वीडियो में लड़ने वाले वास्तव में मेरे पिता और दादाजी थे। इसके बाद मेरे दोस्त ने टूर्नामेंट के प्रतियोगियों की ताकत के बारे में बताना शुरू कर दिया, जिसमें पॉल भी शामिल था। वह पीली बालों वाला आदमी जो सामने बैठा था अपनी पौराणिक युद्ध कौशल और जबरदस्त ताकत के लिए जाना जाता था। अंत में हम एक विशाल छोड़े हुए अखाड़े में प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचे। मैं तुरंत मार्गदर्शन करने वाली लड़की के पास गया और पूछा कि मेरे दादाजी कहाँ हैं। उसने अखाड़े के ऊपर की ओर इशारा किया जहां बूढ़ा आदमी खड़ा था। मैं सीधे बूढ़े आदमी के पास गया और पूछा क्या ओगरे वास्तव में दिखाई दिया और उसे यहाँ तक लाने के लिए आपने क्या किया। मेरे दादाजी ने जवाब दिया, ओगरे को यहाँ की मजबूत युद्ध ऊर्जा से आकर्षित किया गया था। जैसे ही लड़ाई शुरू होगी वह क्षण भर में दिखाई देगा। आपका काम अब यह है कि आप उससे लड़ने के लिए तैयार रहें। मैंने तुरंत सहमति व्यक्त की, लेकिन जिज्ञासा ने मुझे जकड़ लिया और मैंने अतीत में मेरे दादाजी और मेरे पिता के बीच लड़ाई के बारे में पूछा। लेकिन मेरे दादाजी ने जवाब देने से इनकार कर दिया, या कहते हुए आप उन चीज़ों के बारे में चिंता कर रहे हैं जिनके बारे में आपको अभी जानने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद वो चले गए, मुझे पीछे छोड़ गए। जैसे ही मैं चला गया एक रहस्यमय आदमी अचानक मेरे सामने प्रकट हुआ, मेरा रास्ता अवरुद्ध कर दिया और कहा हिहाची ने मेरा जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है और मुझे उन सभी को नष्ट करना होगा जो उससे जुड़े हैं, जिसमें तुम भी शामिल हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन रहस्यमय आदमी ने अचानक मुझ पर एक शक्तिशाली प्रहार किया। मुझे पीछे धकेल दिया गया। उस क्षण मुझे मेरी माँ की बात याद आ गई। मैंने अपने गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश की और कहा हम इसे अखाड़े में सुलझाएंगे। इसके बाद मैं सावधानी से आगे बढ़ा, किसी भी गुप्त हमले के प्रति सतर्क रहा। हालांकि वह आदमी बिल्कुल भी नहीं हिला। इस बीच हिहाची दूर से सब कुछ देख रहा था। उसने बगल की महिला को मेरे और उस आदमी के बीच अगले दिन लड़ाई की व्यवस्था करने का इशारा किया। वह सिर हिलाकर सहमत हो गई। इसके बाद जब मैं क्षेत्र छोड़ रहा था मुझे टूर्नामेंट के सेनानियों के बीच एक लड़की मिली। मैं उसके पास गया और पूछा कि क्या उसने पहले हिहाची और उसके बेटे के बीच लड़ाई देखी थी, लेकिन उसने ठंडा जवाब दिया, यह एक ऐसा मामला है जिसमें मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यदि आप मिशिमा कबीले के मामलों में शामिल होते हैं तो आप केवल मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसके बाद वो चली गई। हालांकि पॉलेजिस ने मेरी बातचीत सुनी थी, पास आया और मुझसे बातचीत करने के लिए चलने के लिए कहा। मैं उसके शब्दों से हैरान था, लेकिन फिर भी सहमत हो गया और उससे पूछा कि वो क्या जानता था। पॉल ने तब समझाना शुरू कर दिया कि क्या हुआ था। हिहाची का बेटा मेरे पिता पहले दौर में जीत गया और हिहाची को चट्टान से गिरा दिया, लेकिन हिहाची मरा नहीं। वो वापस आ गया, अपने बेटे को कुचल दिया और जीत हासिल की। मैं चिंतित होकर पूछा तो क्या मेरे दादाजी ने मेरे पिता को मार डाला? आप अनिश्चित हैं? पॉल ने जवाब दिया, मैंने उसे सीधे तौर पर मरते हुए नहीं देखा, लेकिन यही बात सब कह रहे थे।
इसके बाद उसने चेतावनी दी, किसी भी तरह से इस मामले में बहुत गहराई से मत जाओ, अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करो, आपकी लड़ाई कल है। मैंने सिर हिलाकर सहमति व्यक्त की और हमने अलविदा कहने से पहले हाथ मिलाया। बिना किसी हिचकिचाहट के मैं सीधे अपने दादाजी के सहायक के पास गया और प्रवेश के लिए कहा, लेकिन सहायक ने मना कर दिया। हालांकि मैं अड़ा रहा और अंदर चला गया। मैं सीधे अपने दादाजी के पास गया और सीधे पूछा, क्या आपने मेरे पिता को मारा? दादाजी ने जवाब दिया, हाँ। मेरे पिता एक मजबूत योद्धा थे, लेकिन वह एक अनियंत्रित राक्षस से पीड़ित थे, इसलिए मेरे पास उन्हें मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे दादाजी क्या कह रहे थे और मैंने पूछा, स्पष्ट करें। दादाजी ने स्पष्ट करना शुरू कर दिया, यह समझाते हुए कि मेरे पिता के पास डेविल जीन था जिसने उन्हें पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया। उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह के जीन ओगरे को उसके मालिक के प्रति आकर्षित करते हैं लड़ाई के दौरान। इसके बाद उन्होंने आगे कहा, यही कारण है कि ओगरे आया और मेरी माँ को मार डाला। मैंने समझने की कोशिश की और पूछा, लेकिन ओगरे मेरे सामने कैसे प्रकट हुआ यदि मेरे पास ये जीन नहीं था? दादाजी ने जवाब दिया, आपके पास ये है। सबूत यह है कि आपने उस दिन किसी के साथ लड़ाई लड़ी जिसने ओगरे को आपकी ओर आकर्षित किया। यही वह कारण है जिससे मेरी माँ की मृत्यु हुई। उस समय मेरी याददाश्त धुंधली होने लगी। मुझे याद आया कि उस दिन मैंने कुछ गुंडों से लड़ाई की थी जो मुझे परेशान कर रहे थे, ठीक ओगरे के प्रकट होने से पहले। दादाजी ने आगे कहा, मैं आपको ओगरे से लड़ने के लिए यहाँ लाया हूँ और उसे इस टूर्नामेंट में फंसाया है। आपको अपनी पूरी ताकत लगानी होगी और सतर्क रहना होगा, नहीं तो आप मर जाएंगे। मैंने दृढ़ संकल्प की लहर महसूस की और दृढ़ता से जवाब दिया, ठीक है, अब चीजें दिलचस्प होने वाली है मेरे दोस्त। अगले दिन मैं अपनी लड़ाई की प्रतीक्षा कर रहा था जब शियाओयू नाम की एक लड़की मेरे साथ हम उम्र एक योद्धा और एक अच्छा प्रतियोगी आई और पूछा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आपका प्रतिद्वंदी पहले से ही अखाड़े में है और लड़ने की तैयारी कर रहा है। मैं उसके शब्दों से हैरान था और तुरंत पूछा, मेरा प्रतिद्वंदी कौन है? उसने जवाब दिया, यह लेरॉय है। मेरी आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं। लेरॉय वो व्यक्ति था जिसने पिछले दिन मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी। बिना समय बर्बाद किए मैं अखाड़े में कूद गया जहां लेरॉय पहले से इंतजार कर रहा था। माहौल बेहद उग्र था और भीड़ उत्साह से लड़ाई देख रही थी, जिसमें हिहाची भी शामिल था। रेफरी ने लड़ाई शुरू करने की घोषणा की। लड़ाई उच्च गति से शुरू हुई। लेरॉय ने शुरुआत में बढ़त हासिल कर ली। लेरॉय को मेरा साथ देना मुश्किल था जब लेरॉय ने मेरे अनुभवहीनता का फायदा उठाया और हिहाची को चिढ़ाने के लिए लड़ाई जल्दी खत्म करने की कोशिश की। लेकिन अचानक मुझे अपनी माँ के साथ क्या हुआ था याद आया और मेरे अंदर गुस्सा भर गया। मैंने अपनी सारी ताकत जुटाई लेरॉय को घूरा और कहा, मैं यहाँ हूँ। इसके बाद मैंने भयानक हमलों की एक श्रृंखला शुरू की। लेरॉय को दूर उड़ाने वाला एक शक्तिशाली लात मारी, लेकिन लेरॉय ने हार नहीं मानी। वो उठा और फिर से मेरी ओर झपटा। हालांकि मैंने अपनी पौराणिक बचाव तकनीक को सक्रिय कर दिया। पलक झपकते ही मैंने विनाशकारी मुक्कों की एक श्रृंखला शुरू की लेरॉय को पूरी तरह से नीचे गिरा दिया। मैं घमंड से उसके ऊपर खड़ा था और कहा, फिर से उठने की कोशिश मत करो, तुम हार गए। लेकिन लेरॉय जाग गया। सब कुछ याद आया जो उसके साथ हुआ था और फिर से खड़ा हो गया। एक बार फिर मेरे साथ लड़ने की कोशिश कर रहा था, केवल दूसरी बार हारने के लिए। हालांकि उसने अभी भी हार नहीं मानी और तीसरी बार खड़ा हो गया, दृढ़ संकल्प के साथ लड़ना जारी रखा। उस समय मुझे नहीं पता था कि उसके साथ क्या करना है, इसलिए मैंने लेरॉय के पैर में एक घातक प्रहार किया जिससे वो टूट गया और उसे फर्श पर गिरा दिया, जिससे वो हिल नहीं सका। मैं हमला जारी रखने वाला था, लेकिन रेफरी ने हस्तक्षेप किया और लड़ाई रोक दिया, घोषणा करते हुए, ठीक है, जिन ने अपना पहला मैच जीत लिया है और दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। मैच के बाद मेरे दोस्त अखाड़े में आए मुझे बधाई देने के लिए, लेकिन मैंने उनसे पीठ फेर ली और चला गया। मैं एक सुनसान जगह पर गया, अकेला बैठा लेरॉय को चोट पहुंचाने के लिए दोषी महसूस कर रहा था। जल्द ही मेरे दोस्त मुझे सांत्वना देने आए और कहा, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? क्या तुम वो थे जो हार गए या वो? मैंने कांपती आवाज में जवाब दिया, मैं उसका पैर नहीं तोड़ना चाहता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और मुझ पर हमला करता रहा। मेरे पास उसे रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मेरे दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, मिशिमा तकनीकें जिन्हें तुम सीख रहे हो वे बहुत खतरनाक है। आपको अपने गुस्से को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, अन्यथा एक दिन आप अपने आसपास के लोगों को चोट पहुंचा सकते हैं। लेकिन चिंता मत करो, तुमने अच्छा किया। चलो शियाओयू का मैच देखने चलते हैं। अब उसकी बारी है। और वास्तव में कुछ मैचों के बाद शियाओयू का सामना नीना से हुआ। शियाओयू बहुत खुश और ऊर्जा से भरपूर लग रही थी। लड़ाई जल्दी शुरू हुई और देखते हुए मैंने अपने दादाजी की ओर देखा और पूछा, आपने एक स्कूली छात्रा को ऐसी खूनी लड़ाई में भाग लेने की अनुमति क्यों दी और उसके पास क्या ताकत है कि वो मुकाबला कर सके? मेरे दादाजी ने जवाब दिया, तुम भी एक स्कूली छात्रा हो बच्चों, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। शियाओयू अपनी लड़ाई जीतने के लिए अपनी तकनीक और अपने खेल को पढ़ने की क्षमता का उपयोग करती है। बस देखो और तुम समझ जाओगे। जैसा कि अपेक्षित था, शियाओयू ने चतुराई से नीना के हमलों से परहेज किया। हर जगह फुर्ती से घूम रही थी, जबकि नीना उसे एक भी बार नहीं मार पाई। लेकिन अचानक नीना ने अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल किया। शियाओयू को जकड़ लिया, लगभग उसका गला घोट दिया। भीड़ चिंता से देख रही थी, शियाओयू के लिए डर रही थी।
लेकिन शियाओयू ने हार नहीं मानी। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए वह जल्दी से घूम गई और एक चमकदार झटके के साथ नीना पर हमला किया। इसके बाद वो हवा में उछल गई, नीना के कंधे पर उतरी और उसे एक भयानक फिनिशिंग मूव से नीचे गिरा दिया। शुभ रात्रि नीना। और इस तरह शियाओयू ने अपना मैच जीत लिया। मैंने विस्मय में देखा, उसके युद्ध की शैली से बहुत प्रभावित हुआ। माहौल वास्तव में उग्र था, लड़ाई वास्तव में शानदार थी। दिन के अंत में मैंने लेरॉय के कमरे में उससे बात करने का फैसला किया, लेकिन वो वहां नहीं था। मैंने उसे थोड़ी देर तक ढूंढा, जब तक कि मुझे वो अंत में नहीं मिल गया। मैं उससे मिलने गया। लेरॉय ने मुझे आश्चर्य से देखा और कहा, वह जिसने मेरा पैर तोड़ दिया वह अब मुझसे मिलने आया है। क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है? मैंने जवाब दिया, आपको अपनी युद्ध शैली को बदलना होगा और एक नई लड़ाई का तरीका खोजना होगा, बस इतना ही। लेरॉय ने उपहास किया और व्यंग्यात्मक रूप से हंसा, बेशकही वो है जो तुम जैसे लोग कहेंगे। तुम बस बूढ़े हिहाची के गुलाम हो जिसने तुम्हें इस टूर्नामेंट में डाला और तुम्हारे लिए एक भाग्य खर्च किया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम ऐसा कहते हो। मैंने समझाने की कोशिश की कि लेरॉय गलत था, लेकिन उसने विश्वास नहीं किया। तभी हिहाची दिखाई दिया और मुझसे कहा, प्रशिक्षण पर वापस जाकर तुम्हारे पास एक महत्वपूर्ण लड़ाई है। इसके बाद उन्होंने लेरॉय की ओर मुड़कर व्यंग्यात्मक रूप से कहा, जब कोई कुत्ता हार जाता है तो हमें उसके भौंकने को नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे साथ क्या होगा। लेरॉय हमारे शब्दों से कांप गया, लेकिन फिर भी चुप रहा। मैं बिना एक शब्द कहे चला गया। इसके बाद हिहाची ने मुझे एक तरफ खींचा और मुझसे गंभीरता से कहा, अगर तुम अपनी माँ का बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सारी कमजोरियां दूर करनी होंगी। उन्हें फिर कभी किसी को मत दिखाना। इसके बाद हमने अपनी अगली लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी, जो मेरे दोस्त वो अरंग के खिलाफ थी। दोनों योद्धा अखाड़े में खड़े थे और रेफरी ने लड़ाई शुरू करने की घोषणा की। शुरुआत में मैंने अपनी माँ की बात को याद करने की कोशिश की और लड़ाई में अपना गुस्सा नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन तुरंत बाद मुझे याद आया कि मेरे दादाजी ने क्या कहा था, तुम्हारा हर प्रतिद्वंद्वी जिसे तुम हराते हो तुम्हें ओगरे को हराने के करीब ले जाएगा। उस क्षण मेरा लड़ने का उत्साह बढ़ गया और हमारे बीच की लड़ाई तेज हो गई। यहाँ तक कि हिहाची भी जो वो देख रहा था उससे उत्साहित था। उसने देखा कि मैं एक अजीब ऊर्जा छोड़ना शुरू कर रहा था, जिसके साथ लाल धुएं की एक धारा मेरे शरीर से निकलने लगी, जिससे मुझे भयानक शक्ति मिली और वास्तव में मैंने वो अरंग को हरा दिया। वो अरंग फर्श पर पड़ा था, उठ नहीं पा रहा था। हिहाची ने देखा, उम्मीद कर रहा था कि मैं उसे खत्म कर दूंगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय मैंने हो अरंग को हाथ बढ़ाया और उसे उठने में मदद की। फिर कहा, तुम हार गए मेरे दोस्त, चलो चलते हैं। उस समय ही हिहाची के अंदर गुस्सा भर गया। वो उम्मीद कर रहा था कि मैं अपने प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। लड़ाई खत्म होने के बाद मैं और मेरे दोस्त अखाड़े से बाहर निकल गए और आराम करने लगे और प्रतियोगिता का दिन समाप्त हो गया। इसके बादशाह यू और द मास्क टाइगर, जिसे किंग के नाम से भी जाना जाता है, के बीच बहुप्रतीक्षित लड़ाई आखिरकार आ गई। शुरुआत में किंग ने शियाओयू पर पूरी तरह से हावी हो गई, लगातार बिना रुके और बिना दया के हमलों की एक श्रृंखला शुरू की, जिससे हर कोई उसके लिए चिंतित और भयभीत हो गया। लेकिन अचानक शियाओयू ने अपना ध्यान वापस खींचा और पलटवार करना शुरू कर दिया। कई शक्तिशाली वार किए जो उसे जीत दिलाएंगे। हालांकि किंग जल्दी से खड़ा हो गया, एक शक्तिशाली पंच मारा, फिर जियाओयू को पकड़ा, उसे घुमाया और उसके सिर पर एक घातक अंतिम वार किया। हॉकिंग ने जियाओयू को हरा दिया और सेमीफाइनल में पहुंच गया। अगली लड़ाई पॉल के खिलाफ थी, लेकिन मुझे अपने दोस्त की सुरक्षा के अलावा किसी और बात की परवाह नहीं थी। मैंने तुरंत जियाओयू को अस्पताल पहुंचाया और उसके जागने तक उसके साथ रहा। जब जियाओयू जागी तो उसने सोचा कि मैं उसे डांटूंगा और उसे एक भाषण दूंगा कि उसे एक लड़की के रूप में लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से मैं मुस्कुराया और कहा, बहुत अच्छा किया, तुम एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली योद्धा हो और मैं तुम्हारी प्रतिभा का सम्मान करता हूँ। उसने मुझे घूर कर देखा और पूछा, क्या तुम मेरा सिर्फ इसलिए अपमान नहीं कर रहे हो कि मैं एक लड़की हूँ? मैंने जवाब दिया, इसके विपरीत मुझे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जिसने मुझे लड़ना सिखाया वह मेरी माँ थी और मैंने अभी तक किसी को उससे ज्यादा शक्तिशाली नहीं देखा है। उस पल जियाओयू को एहसास हुआ कि मैं अपनी माँ को खोने के दुख को गहराई से महसूस कर रहा था। वो मुझे सांत्वना देने लगी। इस बीच कमरे के बाहर किंग दरवाजे पर चुपचाप खड़ा था, जैसे कि वो जियाओयू से मिलने आया हो, लेकिन उसने अनजाने में दरवाजा खोल दिया, जिससे वो खुल गया, भले ही हम दोनों में से किसी ने भी उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं किया। अगले दिन किंग और पॉल के बीच मुकाबला होने का समय आ गया था, जो टूर्नामेंट के शीर्ष मार्शल आर्टिस्टों में से एक था और चैंपियनशिप के लिए एक मजबूत दावेदार था। लड़ाई शुरू हुई और दोनों सेनानी अपनी चरम सीमा पर थे। पॉल बेहद शक्तिशाली था, उसने किंग पर लगातार हमलों की झड़ी लगा दी, उसे सांस लेने का एक सेकंड भी नहीं दिया। लेकिन किंग कोई साधारण प्रतिद्वंद्वी नहीं था। उसने पॉल को एक हाथ से पकड़ लिया, फिर उसे हवा में उठा दिया और पलक झपकते ही एक घातक फिनिशिंग मूव कर दिया। सभी किंग की जबरदस्त शक्ति से सन्न रहे। इसके बाद हिहाची ने मुझे एक चौंकाने वाला सच बताया, वह असली किंग नहीं है। पिछले महीने मॉन्स्टर ने असली किंग को मार डाला था। यह आदमी यहाँ उसका स्थान लेने और टूर्नामेंट जीतने के लिए वेश बदल कर आया था और वास्तव में मैनकली किंग ने पॉल को हराया, फाइनल सेट किया। किंग बनाम जिन
उस रात हेहाची ने अपने एक सिपाही से मॉन्स्टर के बारे में बात की, पूछा कि क्या उसके दिखाई देने के कोई संकेत थे। सिपाही ने जवाब दिया, अभी तक कुछ नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि जिनको और अधिक समय तक लड़ना होगा, अन्यथा मॉन्स्टर नहीं दिखाई देगा। जब हेहाची चला गया तो एक लड़की अचानक अंधेरे से निकली और उस पर हमला करने की कोशिश की। वो हताश होकर उसे मारना चाहती थी, चिल्लाई और उससे अपना दुपट्टा वापस करने की मांग की जो उसने चुरा लिया था, लेकिन हेहाची ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने जल्दी से लड़की को नीचे गिरा दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गई। वो उसे खत्म करने ही वाला था, लेकिन मैं अंतिम क्षण में वहां पहुंच गया और उसे रोका। मैंने कहा, उसे मेरे पास छोड़ दो, मैं खुद निपटूंगा। हेहाची पीछे हटना नहीं चाहता था, वह फिर से लड़की पर हमला करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे रोका। हेहाची ने आ भरी और कहा, जाओ, और चला गया। हेहाची के जाने के बाद मैंने लड़की को उठने में मदद की और पूछा कि उसने हमला क्यों किया। उसने मुझे घूर कर देखा और गुस्से से कहा, मासूम होने का नाटक मत करो, मैंने अभी अभी आपको उसे दादा कहते सुना। इसका मतलब है कि तुम मिशिमा कबीले से हो। नीच कबीले ने मेरी माँ का दुपट्टा चुरा लिया और कभी वापस नहीं किया। मैंने जवाब दिया, हमने कुछ भी नहीं चुराया, हमें ये एक व्यक्ति से पैसे देने के बाद मिला। लेकिन लड़की ने जोर देकर कहा कि उस व्यक्ति ने इसे उसकी माँ से चुराया था। एक पल के लिए चुप्पी छा गई। फिर मैंने कहा, मुझे मॉन्स्टर के लिए उस दुपट्टे की आवश्यकता है। उसने मेरी माँ को मार डाला और मुझे उसका बदला लेना है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, लड़ाई के बाद मैं इसे तुम्हें लौटा दूंगा। लड़की ने मुझे घूर कर देखा और कहा, तुम सच नहीं जानते। क्या तुम पहचानते हो कि तुम्हारा दादा ही वो था जिसने अतीत में मॉन्स्टर को मुक्त किया था? वह उतना महान नहीं है जितना तुम सोचते हो। अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें यह पता लगाना होगा कि तुम्हारी माँ की मौत के लिए वास्तव में कौन जिम्मेदार है। मैं उसकी बात सुनकर स्तब्ध रह गया, महसूस करते हुए कि मेरे दादाजी उन घटनाओं से जुड़े थे जो हुई थीं। लेकिन अंत में मैंने उससे कहा, लड़ाई के बाद मैं तुम्हें दुपट्टा लौटा दूंगा, लेकिन अभी मेरे बदले से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। फिर मैं चला गया। मेरे जाने से पहले लड़की ने फिर कहा, तुम जानना चाहते हो कि किंग कौन है ना? किंग एक अनाथ था जो एक अनाथालय में बड़ा हुआ और टूर्नामेंट में भाग लिया ताकि वो उस अनाथालय का निर्माण और देखभाल कर सके जिसने उसे पाला था। तुम उस जानकारी के साथ जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन मैं बस तुम्हें बताना चाहता था। इसके तुरंत बाद में और द मास्क्ड टाइगर के बीच लड़ाई शुरू हो गई। टाइगर ने एक भयंकर हमला किया। मुझे पलटवार करने का कोई मौका नहीं मिला। वो लगातार मुझ पर हमला करता रहा, जबकि मैं बचाव की मुद्रा में था। रात को लड़की ने मुझसे जो कहा था उसके बारे में सोच रहा था। इस बीच हेहाची लगातार दुपट्टे को देख रहा था, मॉन्स्टर के प्रकट होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तनाव चरम पर पहुंच गया। उस समय टाइगर पूरी तरह से मैच पर हावी हो गया था। वह हवा में उड़ गया, खत्म करने के लिए तैयार था और परिणाम तय लग रहा था। लेकिन अचानक मैंने अपनी सारी ताकत वापस पा ली। अपनी माँ के लिए बदला लेने के मिशन को याद किया। मेरा संकल्प जल उठा, मेरी सभी क्षमताओं को सक्रिय कर दिया। मैं टाइगर पर झपटाऊ से पलटवार करने का कोई मौका नहीं दिया। मेरी आंखें लाल चमक उठीं और मेरी शक्ति अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई। मैंने लगातार हमले किए, प्रतिद्वंद्वी पर तब तक हावी रहा जब तक कि मैंने अंततः उसे हरा नहीं दिया। इसके बाद मैं उस टाइगर के पास गया जो नीचे गिर गया था और कहा, टूर्नामेंट का सारा इनाम तुम्हारा है, मैं एक पैसा भी नहीं लूंगा, तुम इसके साथ जो चाहो वो करो। ये वास्तव में एक नेक काम था। मैंने बहुत कुछ कर लिया था, लेकिन जैसे ही मैं रिंग से बाहर निकलने वाला था, मैंने अपने दादाजी को अपने सामने खड़ा देखकर खुद को रोक लिया। अपने दृढ़ स्वर में दादाजी ने घोषणा की, वहीं रुको, तुम तब तक खिताब नहीं जीत सकते जब तक तुम अपने अंतिम प्रतिद्वंद्वी को नहीं हरा देते। हाँ, मैं ही वो प्रतिद्वंद्वी हूँ और तुम मुझे हराए बिना नहीं जा सकते। मैंने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन मेरे पास एक सवाल है। क्या तुम ही वो थे जिसने मॉन्स्टर को इस दुनिया में मुक्त किया था? दादाजी ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, हाँ, मैं ही था। अब मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। मेरा चेहरा गुस्से से विकृत हो गया क्योंकि मैं आगे बढ़ा लड़ाई में झपट पड़ा। शुरुआत में हेहाची हावी रहा, अपनी बेहतर शारीरिक शक्ति का उपयोग करके मुझे कोई भी मौका नहीं दिया, लेकिन अंत में मैं अनुकूलित हो गया, हमलों से बच गया और अपनी छिपी हुई शक्ति को जगाया। अचानक हमलों की शक्ति से हेहाची जमीन पर गिर गया, लेकिन वो जल्दी से खड़ा हो गया और मुझ पर एक शक्तिशाली वार किया, जिससे मैं दीवार से टकराकर दूर जा गिरा। उसने फिर कहा, अगर मॉन्स्टर नहीं दिखाई दिया तो मैं उसके आने से पहले तुम्हें मार दूंगा। उस पल मुझे सब कुछ याद आ गया, मेरा अतीत, मेरी माँ की बातें, और मेरा दिल फट गया। मुझे एहसास हुआ कि मेरे दादाजी ही वो थे जो माँ की मौत के पीछे थे, और उस एहसास के साथ मैंने एक कुचल देने वाला हमला किया, जिसके बाद कई अप्रतिरोध्य वार हुए जिससे हेहाची को पलटवार करने का कोई मौका नहीं मिला। मेरी आंखें लाल हो गईं और मेरे चारों ओर ऊर्जा की किरणें चमकने लगीं। मेरे दादाजी जमीन पर गिर गए और दुपट्टा उनके हाथ से फिसल गया। लेकिन अचानक यह एक तेज हरी रोशनी से चमक उठा। आकाश हरा हो गया, लंबे समय से प्रतीक्षित मॉन्स्टर के प्रकट होने का संकेत। ये ऊपर से भयानक रूप से नीचे उतरा। इसकी उपस्थिति ने हवा को ठंडा कर दिया। जब मैंने उसे देखा, मेरी माँ की क्रूर हत्या की यादें मेरे दिमाग में उमड़ पड़ी और मेरा दिल अत्यधिक उत्तेजित हो गया।
बिना किसी हिचकिचाहट के मैं अजय गुस्से के साथ मॉन्स्टर की ओर झपटा। बदला लेने का अंतिम क्षण आ गया था। इस बीच मेरे सभी दोस्त बेहद तनाव में थे, समझने में असमर्थ थे कि मैं 3 थकाऊ राउंड के बाद बिना आराम किए कैसे मॉन्स्टर से लड़ सकता था, खासकर जब मेरा शरीर अभी भी घायल था। लेकिन दादाजी ने उन्हें रुकाया, कहते हुए जिनकी लड़ाई है कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। और इस तरह मैं मॉन्स्टर में झपट पड़ा, बिना किसी दया के एक के बाद एक हमले किए उसे अपनी पूरी ताकत से जमीन पर गिरा दिया। लेकिन मॉन्स्टर कोई आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं था। उसने भयंकर हमलों के साथ जवाब दिया, मुझे नीचे गिराने की कोशिश की, कई शक्तिशाली वार किए और मुझे जमीन पर फेंक दिया। फिर उसने मेरे पैर पकड़ लिए और मुझे बेरहमी से फेंक दिया। सभी हस्तक्षेप करना चाहते थे, लेकिन हेहाची ने उन्हें रोक दिया। चुपचाप देख रहा था, जैसे उसे अपने पोते की नियति की परवाह नहीं थी, मानो वो मेरी मौत की कामना कर रहा हो। लेकिन मैं दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा हुआ, अपनी पूरी ताकत से फट पड़ा और लगातार एक के बाद एक मॉन्स्टर पर बेरहमी से हमला किया, जैसे मैं दया नहीं जानता था। हर कोई मेरी जबरदस्त शक्ति को देखकर भयभीत हो गया। अंत में मॉन्स्टर और अधिक सहन नहीं कर सका और जमीन पर गिर गया, हार गया। हाँ, मैं जीत गया। लेकिन अचानक आकाश फिर से हरा हो गया और एक विशाल ऊर्जा स्रोत ने मॉन्स्टर पर हमला क्यारिंग को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिससे सभी नीचे गिर गए। वे जमीन पर लेटे थे, हिलने में असमर्थ, भयभीत होकर ऊपर देख रहे थे। मॉन्स्टर एक और स्तर ऊपर विकसित हो गया था। इसकी शक्ति पागलपन की हद तक बढ़ गई थी, वास्तव में अजेय हो गई थी। हेहाची देख रहा था, जैसे वो इस पल का इंतजार कर रहा था जबकि मॉन्स्टर ने मुझे घूरकर देखा और तुरंत झपट पड़ा। मैंने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, लेकिन ये मेरी चौथी लड़ाई थी। मेरा शरीर अब और सहन नहीं कर सका। मैं थकावट से जमीन पर गिर गया। मेरे दोस्त मुझे गिरते देखकर मेरी रक्षा के लिए दौड़े। मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश में उस पर हमला किया, लेकिन वे बस उससे निपटने के लिए काफी मजबूत नहीं थे। पीछे मैं जमीन पर लेटा हुआ था, उन्हें अपने लिए लड़ते हुए देख रहा था, अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, भले ही वे कमजोर थे। मैंने जियाओयू को गला घोंटते हुए देखा, मुश्किल से सांस ले पा रहा था और अचानक मेरी माँ की मौत की याद मेरे दिमाग में चमक उठी। सब कुछ एक पल में मेरे सामने आ गया और मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी कमजोरी के कारण एक बार फिर हारने वाला था। अपनी अंतिम बची हुई ताकत के साथ मैंने अपने शरीर को उठने के लिए मजबूर किया। मेरी आंखें लाल आग की लपटों में चमक उठीं और उस पल मेरे भीतर सुप्त डेविल जीन अंततः जागृत हुआ। मैं एक बिजली की चमक की तरह मॉन्स्टर पर झपटा, एक विनाशकारी किक मारी जिसने उसे उड़ा दिया। इसके बाद पलक झपकते ही मैं उसके पीछे प्रकट हुआ और 2 तेज हमले किए। अपने क्रोध में मॉन्स्टर हवा में उछल गया और नीचे गिर गया। मेरे पेट में एक घातक वार की आजिश से मैं दूर जा गिरा। सभी स्तब्ध थे, आगे क्या होगा इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और फिर अचानक मैं अपनी पूरी ताकत के साथ मॉन्स्टर पर झपटा। कोई दया नहीं दिखाई, एक के बाद एक वार लगातार, तब तक जब तक मॉन्स्टर हमलों की शक्ति से देखने में असमर्थ नहीं हो गया। मैं 1 सेकंड के लिए भी पीछे नहीं हटा। मैंने मॉन्स्टर का जबड़ा पकड़ा और अंतिम निर्णायक वार किया। अंत में मॉन्स्टर गिर गया, उसका अंधेरा सार गायब हो गया। आसमान सामान्य हो गया, जगह खुशी से भर गई। सभी मेरी जीत का जश्न मना रहे थे। लेकिन अचानक हेहाची आगे बढ़ा और ठंडा होकर कहा, मैं तुम्हें मार दूंगा। हर कोई डर से उसे देख रहा था, क्योंकि वो जारी रहा, तुम्हारे अंदर का डेविल जीन बहुत खतरनाक है, तुम्हें मरना होगा। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की कि मैं ठीक हूं, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने एक बंदूक निकाली और गोली मार दी। मैं जमीन पर गिर गया, मेरा शरीर पूरी तरह से हिल नहीं पा रहा था। अपने अंतिम क्षणों में मुझे अपनी माँ की छवि अपने सामने दिखाई दी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। खुशी की एक लहर मुझ पर छा गई। मैं बस अपनी माँ के पास जाना चाहता था, उसे गले लगाना चाहता था, लेकिन मेरा शरीर हिलने में असमर्थ था। लेकिन उस समय डेविल जीन पहली बार पूरी तरह से सक्रिय हो गया था। मैं एक भयानक राक्षस में बदल गया। मैंने हेहाची को पकड़ा और उसे बेरहमी से कुचल दिया। हेहाची को यह समझने का मौका भी नहीं मिला कि क्या हो रहा था, लेकिन उसके पास कोई मौका नहीं था। मैं फिर से उस पर झपटा और उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। हर कोई भय में देख रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि उनकी आंखों के सामने क्या हो रहा है। यहां तक कि हेहाची जो हमेशा नियंत्रण में रहता था, असहाय था, मेरे हाथों में कुचल दिया गया। उसका जीवन ऐसा लग रहा था जैसे वह उसी क्षण समाप्त हो रहा है। लेकिन अचानक मैंने हमला बंद कर दिया। मैंने उन सभी को एक अजीब नजर से देखा, फिर मुड़कर चला गया। ये जगह पूर्ण चुप्पी में डूब गई। कोई भी ये नहीं समझ सका कि क्या हुआ था। और मैं जानता हूं दोस्तों कि आप भी इस अंत के बारे में उतने ही भ्रमित हैं। ये एक अजीब अंत हो सकता है, लेकिन ये खेल की कहानी है। मैंने इसे यथासंभव सर्वोत्तम तरीके से व्यक्त करने की कोशिश